नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। रेलवे एएलपी के एग्जाम शुरू हैं और हमने अपना वादा पूरा कर दिया। हमने कहा था एएलपी सीबीटी 1 के लिए बेस्ट क्वालिटी के मैं आपको 5 एग्जाम पेपर कराऊंगा और मैं तो गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर भी लिखने को तैयार हूं कि यहां से डायरेक्टली पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा 5वां एग्जाम पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। सिलेक्शन दिलाने वाला फाइनल प्रैक्टिस मॉक है जिसमें हम गजब के 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक और एडवांस के रेलवे के ही लेटेस्ट प्रीवियसर के सॉल्व करेंगे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप सभी ये टेस्ट जरूर लगा के जाएं। सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर मैंने जो है यहां पे करा रखे हैं एएलपी के एग्जाम पेपर, ठीक है। सीबीटी 1 का जब पेपर हो जाएगा, जब इसकी आंसर की आएगी तो मैं उसके भी बेस्ट क्वेश्चंस का निचोड़ कराऊंगा, सारी शिफ्ट का। और मैं एएलपी सीबीटी 2 के भी आपको बहुत सारे टेस्ट करवाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है बच्चों। अभी हमने अपनी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट भी फ्री में डाल रखे हैं रेलवे के सभी एग्जाम के, ठीक है भैया। एएलपी के भी, उसके बाद एनटीपीसी होना है, एनटीपीसी के भी प्रीवियसर के टेस्ट डाले हुए हैं। ग्रुप डी का पेपर होना है, ग्रुप डी के भी हमने यहां पे प्रीवियसर के टेस्ट डाल रखे हैं। तो आपको कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रीवियसर का सारा कुछ फ्री है, ठीक है बच्चों। मॉक टेस्ट यहां से जरूर लगाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे भी, क्योंकि इसी पे रेलवे की जबरदस्त प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए, चलिए शुरू करते हैं आज का एग्जाम पेपर। मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, ठीक है ना। हमारा मॉक टेस्ट लेवल वाला होता है मेरे भाई, कम से भी कम 20 में से आज के आपके 18 सवाल ठीक होने ही चाहिए, ठीक है, तभी आपकी तैयारी बढ़िया है। पहला सवाल करते हैं जो बेईमान दुकानदार का है। एक दुकानदार 40 रुपए पर किलोग्राम की कीमत वाली चीनी को 42 रुपए पर केजी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन दोषपूर्ण तौल मशीन का उपयोग करके भी फॉल्टी वेइंग मशीन यूज कर रहा है। 600 ग्राम की जगह कस्टमर को केवल 550 ग्राम चीनी देता, चूना लगा रहा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कैसे निकालेंगे सक्सेसिव। तो एक दुकानदार 40 रुपए किलो वाली चीनी को 42 रुपए पर केजी में बेच रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ा के बेच रहा है ये तो। लेकिन अगर कोई कस्टमर 600 ग्राम चीनी मांगता है तो 600 ग्राम नहीं देता, वो केवल 550 ग्राम चीनी देता है। चीनी दी 550 ग्राम, पैसा लिया 600 ग्राम का। कुल प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव, सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे हाँ जी। अब आप देखिए प्यारे भाई, यहां पे ए 0 से 0 तो कट ही जाएगा, ठीक है। फिर ये किससे, 5 से 55 11 बार, और 5 से 60 12 बार, और फिर उसके बाद किससे कट जाएगा बच्चों, ये 4 से कट जाएगा 10, और ये 4 से कितना कट जाएगा 3, ठीक है ना। और 2 पंजे 10 और 2 से 42 21 बार। तो 11 पंजे 55, रेशियो 21 तिया 63। ये हो गया ना, सिंपल काटना कूटना है। अल्टीमेटली दुकानदार ने 55 का सामान 63 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 8 का प्रॉफिट हुआ 55 पे। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। ये आ जाएगा ना बच्चों। ये किससे कट गया जी, 5 से 100 20 बार, 5 से 55 11 बार, तो 20 अट्ठे 160 बटे 11% का प्रॉफिट है। क्लियर है, डिवाइड करके दे रखा, तो अप्रोक्स कितना आएगा, 11 कम 11 और 5 जीरो है ना, 11 चौक 44, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, केवल ए ऑप्शन है। आई बात समझ में, कोई समस्या कर लोगे ना भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर है 2। समान ब्याज दर पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट 63 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी प्रिंसिपल पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 60 रुपए, 2 साल का सीआई दिया है 63 रुपए, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है ना भाई। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए है तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 30 होगा, सेकेंड ईयर का भी 30 होगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 63 है। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, 60 से 63 3 ज्यादा है मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, यानी कि ये 30 रुपए पर आपको ब्याज मिला होगा ना 3, यानी कि ब्याज की दर कितनी है 10%, 30 का 10% होता है 3। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। भाई फर्स्ट ईयर में तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, तो फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिला होगा कितना 10%। तो प्रिंसिपल का 10% कितना होगा 30, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 300 रुपए।
300 का 10% 30 होता है, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? चलिए, 13, 20 और 4% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। ठीक है, 13, 20, 4 के बराबर सिंगल छूट क्या होगी, और आंसर बताना अप्रोक्स में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत ही ज्यादा करीब है कि नहीं? तो भाई यहां पे बेस्ट तरीका क्या है, रेशियो से तो मुश्किल हो जाएगी, इनकी फ्रैक्शन आप बनाओगे तो आप क्या लगा लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, है ना। 13, 20 और 4 का नेट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, 13 और 20 33, 33 4 37, माइनस, फिर क्या करोगे, दो दो की गुणा करो, 13 गुणा 20 260, 20 गुणा 4 80, 13 गुणा 4 52, 260 और 80 कितना आ गया, 340, 340 और 52 392, 392 आ गया 392, 392 को 100 से भाग करना है, 3.92 आ गया। फिर प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000, तीनों की गुणा करेंगे मेरे भाई क्या आएगा, 13 गुणा 20 260, 260 का 4 गुना 1040, 26 चौक 104 होता है, 1040, 1040 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.1040 हो जाएगा ना, यही आएगा बच्चे, यही इसका आंसर होना चाहिए। अब आप बताओ ये अप्रोक्स कितना आएगा, 37 में से 3.92 घटाएंगे तो आएगा 33.08, है ना। 33.08 में 0.104 आप ऐड करोगे तो 33.184% आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 33.184% एग्जैक्ट। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 51 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की पॉजिटिव वैल्यू बताओ। ठीक है, अलजेब्रा का एक सवाल आपके पेपर में आएगा, सिंपल है बहुत भाई। अगर प्यारे दोस्त आपको x³ माइनस 1/x³ निकालना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए, है कि नहीं सचिन। अब आपको x² प्लस 1/x² दिया, पावर 2 से पावर 1 में आना है, लेकिन प्लस से माइनस में, तो प्लस से माइनस में आना है तो क्या करेंगे, सिंपल रूल है, 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे, 51 में से 2 घटाएंगे 49 का अंडर रूट, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो x माइनस 1/x 7 आ गया, तो x³ माइनस 1/x³ का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर x माइनस 1/x k है तो x³ माइनस 1/x³ आएगा k³ प्लस 3k, 7 का क्यूब 343 प्लस 21, 343 प्लस 21 आएगा 364, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ गया जी। ठीक है, देखो रेलवे की कंप्लीट तैयारी करनी है सभी एग्जाम को, कि लगातार है, एलपी देके निपटोगे जेई है, जेई देके निपटोगे टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन खत्म हुआ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, तुरंत ही खत्म होती है एनटीपीसी 12th लेवल, फिर रेलवे ग्रुप डी 2025, फिर 2026 का कैलेंडर शुरू, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, समझ में आना बच्चे। और ये जो मैंने आपको गना है ये अगले 4 महीने में हो जाना है। ठीक है बच्चों, तो सबकी आप तैयारी कर सकते हो, लगभग सिलेबस कॉमन ही है। आप रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर दी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा तैयारी करा रहे हैं आपको रेलवे के सभी एग्जाम की। ठीक है बच्चे, और हर एक सब्जेक्ट बहुत डीप में और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो भी पूछेगा रेलवे में सब 999 की फीस में सारा बैच आपको मिल जाएगा, 2 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव, और जो अब तक हो चुका है वो सारी क्लास आपको रिकॉर्डेड दे देंगे। ठीक बच्चों, चलिए बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने चौथा, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का सवाल है जी। बनाओ, रवि सिटी ए से बी तक ट्रेवल करता है, अगर रवि अपनी कार को सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलाता है तो सिटी बी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि रवि अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो सिटी ए से बी तक जाने में कितना समय लगता है। ठीक है, बताओ। रवि देखो डिस्टेंस कहां से कहां तक सेम जा रहा है, सिटी ए से सिटी बी तक, बोला अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा रिवर्स होता है। रवि डिस्टेंस फिक्स जा रहा है सिटी ए से सिटी बी, अगर रवि अपनी कार को सामान्य चाल का 2/7 से चलाता है तो शहर भी 30 मिनट देरी से पहुंचता है। रवि ने अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 2/7 कर दिया है ना, अगर रवि ने स्पीड 2/7 कर दी है तो टाइम उल्टा रिवर्स रेशियो में 7/2 गुना हो जाएगा कि नहीं,
क्लियर है ना? यानी कि अगर पहले 2 यूनिट टाइम लगता था रवि को, तो अब सिटी बी पहुंचने में कितना समय लगेगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट समय लगेगा, यानी कि 5 यूनिट टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि सवाल के अनुसार रवि कितने मिनट की देरी से पहुंचता है? 30 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है प्यारे बच्चों, कितने गुना? 6 गुना। तो आपसे पूछा रवि अगर अपनी सामान्य चाल से कार चलाए तो ए से बी जाने में कितना समय लेगा? नॉर्मल स्पीड से चलाने पर कितना समय लेगा रवि? 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, कितना? 12 मिनट। और यही सवाल का आंसर है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? आइए सवाल नंबर 6। ट्राइंगल एबीसी में डीई एसी के पैरेलल है, डी और ई ए बी बीसी पर पॉइंट है ना? ओके, ये सवाल पढ़ती आपको समझ जाना चाहिए कि सिमिलरिटी का क्वेश्चन है कि नहीं? तो ट्राइंगल एबीसी में डीई एसी के समांतर है, पैरेलल का साइन होता है, एसी के पैरेलल खींचना है ना, तो आप भुजा एसी को नीचे बना लो। ये बन गया बच्चे ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब ए बी और बीसी पर 2 पॉइंट है, डी और ई। इस तरीके से हो गया, ऐसी हो जाएगा ना भाई? भुजा ए बी पर पॉइंट डी है और बीसी पर पॉइंट ई है, इस प्रकार से कि डीई जो है वो एसी के पैरेलल है। सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला है बीडी 17, बीडी की वैल्यू 17 बोली है। ठीक है, एडी 14 सेंटीमीटर, एडी 14 बोला है। तो आपसे क्या पूछा है? ट्राइंगल बीडीई के एरिया और समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम एडीईसी के एरिया का रेशियो क्या है? यानी कि क्वेश्चन में आपसे इस ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले इस ट्रिपेजियम के एरिया का रेशियो पूछा है। समझ में ना बच्चों? कोई दिक्कत? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर लाइन डीई एसी के पैरेलल खींचेगी तो आपको यहां पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। एक तो छोटा ट्राइंगल है बीडीई, है ना, और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल है प्यारे दोस्तों, कौन सा? एबीसी, है कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है? सिमिलर। छोटा वाला ट्राइंगल बीडीई, बड़ा वाला ट्राइंगल बीएसी, दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? ये सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल है के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का क्या होता है? स्क्वायर। भाई छोटे ट्राइंगल में ये साइड कितनी है? 17। बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड कितनी आ जाएगी? बड़े ट्राइंगल में ये साइड हो जाएगी 17 + 14, यानी कि कितना? 31। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 17/31। तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो भुजा के रेशियो का स्क्वायर आएगा। देखिए 17 का स्क्वायर 289 और 31 का स्क्वायर 900। ये एरिया का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है? यानी कि छोटे ट्राइंगल बीडीई का एरिया अगर 289 है, बीडीई का एरिया 289 है, तो इस ट्रिपेजियम का एरिया कैसे आएगा बताओ? जब आप बड़े ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया घटा दोगे तभी तो आएगा। बड़े ट्राइंगल का एरिया 961 है, उसमें से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 289 घटा दो, तो ये आ जाएगा आंसर। तो 289 रेशियो 672, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है? चलिए, ये रेशियो हो जाएगा दोनों का एरिया का। चलिए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 7। रमेश अकेले 16 दिन में काम पूरा कर सकता है, सुरेश अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर काम शुरू किया, रमेश को काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा। काम कितने दिन में हो जाएगा? जब ये लाइन आते कि रमेश ने काम पूरा होने से पहले काम छोड़ दिया, क्या लगता है? शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, वही बेस्ट तरीका है। अब आप बताओ, रमेश अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है और सवाल में सुरेश अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो 16 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। मान लीजिए कि जैसे 80 टोटल वर्क है, तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी और सुरेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 8। ये एफिशिएंसी आ गई। सपोज भाइयों काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, ठीक है ना? यही वो टाइम है जो सवाल में आपको निकालना है। यहां से शुरू, यहां पे एंड, ये टाइम आपको निकालना है। इस टाइम में काम कितना हो रहा है? टोटल वर्क 80 यूनिट। और काम करने का तरीका क्या है? उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया। ये जो है रमेश और सुरेश एक साथ काम करते रहे, काम पूरा होने ही वाला था कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले रमेश काम छोड़ के चला गया। यही ना, सुरेश छोड़ के गया क्या? सुरेश ने तो शुरू से लेकर एंड तक काम किया है। रमेश भी स्टार्टिंग से काम कर रहा है सुरेश के साथ साथ, बस रमेश ने लास्ट के 4 दिन काम नहीं किया।
प्यारे बच्चों, अगर रमेश काम छोड़ के ना जाता, अगर रमेश भी लास्ट के 4 दिन काम करता, तो सेम टाइम में, टाइम नहीं बदलेंगे, सेम टाइम में कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता? भाई रमेश जी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं कि नहीं? अगर रमेश आखिर के 4 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 20 कुर्सी एक्स्ट्रा बन जाती। यानी कि सेम टाइम में काम कितना हो जाता मेरे प्यार भी? 100 यूनिट, 100 यूनिट काम होता ना। और इस काम को करते कौन? इस काम को करते रमेश प्लस सुरेश, दोनों लोग मिलकर। क्योंकि रमेश ने केवल आखिर के 4 दिन काम नहीं किया है ना, और हमने रमेश से अगर आखिर के 4 दिन भी काम करा लें तो सेम समय में 100 यूनिट काम होगा। तो रमेश और सुरेश एक काम करेंगे दोनों लोग मिलकर, कितनी? 5 + 8, 13 एफिशिएंसी के साथ। 13 एफिशिएंसी के साथ दोनों लोग 100 यूनिट वर्क करने में कितना समय लेंगे? 100/13 दिन का समय लेंगे। तो 13 सत्ते 91, 900, बी ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत? जी बताओ। अगला सवाल है आपके सामने, बताइए। At what rate of interest per annum will a sum of rupees 15625 amount to 19683 in 1 year 6 months if the interest is compounded half yearly? किस सालाना ब्याज की दर से 15,625 रुपए 1 साल 6 महीने? 1 साल 6 महीने का मतलब हो गया 1.5 साल। 1.5 साल में 19,683 रुपए बन जाएंगे अगर ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड किया जाता है कि नहीं भैया? 1 साल 6 महीने का मतलब होता है 18 महीने। 18 महीने में आपका पैसा क्या हुआ? 15,625 से कितना हो गया? 15,625 से बढ़ के 19,683 रुपए हो गया। यानी कि 18 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो गया। जबकि ब्याज क्या हो रहा है? हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। हर 6 महीने में मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा हो रही है। तो अगर आपका 18 महीने में पैसा इतने गुना हो रहा है तो हर 6 महीने में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? 6 महीने में, तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा भाई। 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी तभी तो 18 महीना होगा, है ना? तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसके लिए? क्यूब रूट। और ये डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों, नीचे 15,625 है। 15,625 का क्यूब रूट क्या होता है? 25। ऊपर वाली संख्या का क्यूब रूट याद नहीं है, लेकिन 25 से तो बड़ा ही आएगा और एंड में क्या आना चाहिए? 3। तो 27। 27 का क्यूब करेंगे तो एंड में 3 आएगा ना। 7 का क्यूब 343, तो इसका क्यूब रूट आएगा 27। यानी कि आपका पैसा 6 महीने में 27/25 गुना हो जाएगा। बात समझे ना? इसका मतलब आप 25 इन्वेस्ट करोगे तो पैसा कितना हो जाएगा हर 6 महीने में? 27। यानी कि आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? 2 ब्याज मिल जाएगा। कितने पर? तो 1/25 4%, 2/25 8%। 8%। ये आंसर मत लगा देना। हर 6 महीने में आपका पैसा 8% बढ़ रहा है, हर 6 महीने में, है कि नहीं? लेकिन ब्याज की जो दर बतानी होती है वो एनुअली बतानी होती है। अगर हर 6 महीने में 8% है तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? 16% पर एनम। ब्याज की जो ईयरली रेट होगा वो 16% पर एनम होगा और हर 6 महीने में 8% सक्सेसिव इंक्रीज होगा। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट? बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 9 बनाइए। बिल्कुल बेहतरीन क्रीम मलाई क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठा कर दिए एक जगह। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो उस पर एमआरपी लिखा हुआ है 30,000 है। 20%, X% और 5% की 3 लगातार छूट देने के बाद इस आर्टिकल को 17,784 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है भाई, क्या पूछा है? एक्स का मान बताओ। करिए। एक वस्तु का एमआरपी कितना है बच्चों? 30,000 रुपीज, है कि नहीं सचिन? अब इस एमआरपी पर 3 डिस्काउंट दे गए। 2 डिस्काउंट मुझे पता है भाई, एक डिस्काउंट 20% का है, एक 5% का है। तीसरा डिस्काउंट कितने परसेंट है हमें नहीं पता, है ना? और इन तीनों डिस्काउंट देने के बाद फाइनली वस्तु को बेचा कितने में गया? 17,784 में। थर्ड डिस्काउंट की एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है भाई। कोई दिक्कत है? ये क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। लगातार डिस्काउंट, सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे तरीके हैं पर सबसे बढ़िया जो कभी फेल नहीं होता, रेशियो मेथड, है ना भाई।
वस्तु का एमआरपी कितना अंकित मूल्य है? 30,000 रुपए। अगर आप इस पे 20% डिस्काउंट दोगे, 20% तो कीमत कितनी रह जाएगी वस्तु की? 80%। 100% पे 20% डिस्काउंट दोगे, वस्तु की कीमत रह जाएगी 80%, 0.8। फिर आपने 5% भी डिस्काउंट दिया है ना, 5% डिस्काउंट देने के बाद कीमत कितनी रह जाएगी? कीमत 100% है, 100% पे 5% डिस्काउंट दोगे तो उसकी कीमत रह जाएगी 95%, यानी कि 95% रह जाएगा 0.95। ये 20% और 5% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत है। अब इसी प्राइस पर, ये जो प्राइस है, इसी प्राइस पर और X% डिस्काउंट दिया गया है कि नहीं, और X% डिस्काउंट देने के बाद फाइनली इस वस्तु को 17784 में बेचा गया है। यानी कि इस प्राइस को और कितने परसेंट कम करके बेचा गया, यही तो पूछा है, यही थर्ड डिस्काउंट की वैल्यू है। और वो कैसे निकालोगे आप? रेशियो लेके। कोई दिक्कत? यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो 3 डेसिमल से 3 जीरो खत्म। ठीक है प्यारे भाई, अब बताइए 95 19 से कटता तो जरूर कटेगा, 19 पंजे 95, 19 निम्मा 171 है ना, बचे कितना? 68, 68 तो 19 दिया 57 और 11 19 6 114। देखो कटा कि नहीं कटा? प्यारे बच्चे देखिए 8 से 936 कट रहा है, 936 यानी कि 800 प्लस 136, 800 कटेगा 100 बार, 136 17 बार 8 से, यानी कि 117 हो गया है ना। अब 3 से 30 10 बार और 3 से 117 39 बार, तो यानी कि कितना आ गया? 5 दुसाम 50 रेशियो 39, यानी कि तीसरा डिस्काउंट देने पर 50 का सामान 39 में बिका, तो कितना डिस्काउंट है? कितने पर? 50 पर। 1/50 2%, तो 11/50 कितना आ जाएगा? 22%, है कि नहीं भाई? तो यहां पे जो डिस्काउंट है एक्स की वैल्यू वो कितनी है ना मस्त सवाल। ठीक बच्चों, आइए एक्स की वैल्यू 22 है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक से 2 सवाल त्रिकोणमिति का भी आएगा, बताइए। भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 है, तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉस बी। एंगल का सम 39 51 90 है, तो साइन 51 कॉस 39 के बराबर होगा, कट जाएगा 3/2 माइनस। अगर एंगल का सम 90 है, जैसे 39 51 90 हो रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 51 1 आएगा, 1 का अंडर रूट 1, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/, आगे चलते हैं, बताओ सवाल नंबर 11। पी की प्रेजेंट एज का 5 गुना क्योंकि प्रेजेंट एज से 29 साल अधिक है। 8 साल बाद क्योंकि एज का 5 गुना, उस टाइम पी की एज के 7 गुने से 17 साल कम होगा। क्योंकि प्रेजेंट एज कितनी है? ये प्रॉब्लम ने जिसके इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल काफी वायरल हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करना है। माना पी की प्रेजेंट एज पी है क्योंकि क्यों है। अब सवाल क्या कह रहा है? पी की प्रेजेंट एज का 5 गुना 5p, क्योंकि प्रेजेंट एज से 29 साल ज्यादा है। किससे? क्यों से 29 साल ज्यादा है, ऐसे ही तो बोला है ना। या फिर मैं कहूं पी की प्रेजेंट एज के 5 गुने में से अगर क्योंकि एज घटाओगे तो घटाने पर कितना आएगा? 29 साल आएगा। ये पहली इक्वेशन है, कोई दिक्कत? दूसरी क्या बोली है? 8 साल बाद क्योंकि एज का 5 गुना, तो 8 साल बाद क्योंकि एज कितनी आएगी? क्यों प्लस, तो 8 साल बाद क्योंकि एज होगी इसका 5 गुना, 5 गुना के मतलब 5 से गुना। उस टाइम पी की एज, भाई 8 साल बाद पी की एज भी तो 8 साल बढ़ जाएगी, पी प्लस 8, तो उस टाइम पी की एज ये हो गई। उस टाइम पी की एज के 7 गुने से कितना? 17 साल कम है, बराबर हो गया। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? आप साफ साफ यहां पे देख सकते हैं, 8 साल बाद क्योंकि एज क्यू प्लस 8 उसका 5 गुना किसके बराबर है? उस टाइम पी की एज पी प्लस 8 के 7 गुने से -17 ईयर्स है। कोई दिक्कत? तो आप यहां से देख सकते हैं 5Q और ये 7P को धल जाते हैं, -7P है ना, और बाकी सारा माल उधर, 7 अट्टे 56 और 5 अट्टे 40, तो 56 - 40 कितना हो गया? 16 -17 आ गया, माइनस का 1,
-1 आ गया। तो सेकंड इक्वेशन बन गई कौन सी, 5Q माइनस 7P इक्वल टू -1। आपसे क्या पूछा, क्योंकि प्रेजेंटेज, क्योंकि प्रेजेंटेज पूछे तो P को गायब करना है। किसको गायब करना है, क्योंकि P को गायब करना है बच्चों। अगर P को गायब कर दो तो आ जाएगा ना, यहां 5P है और यहां कितना है, गलत बात है भाई, सेम कर लो, है ना। सेम करने के लिए ऊपर किससे गुणा, 7 से, और यहां किससे गुणा, 5 से। अब आप क्या कर दो, दोनों को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे सवाल आपका खत्म हो चुका है कि नहीं सचिन, कि जोड़ोगे तो 7 पंजे 35P और ये -35 भी कट गए, कितना माइनस का 7Q, ये 5 बच्चे 25Q, 25Q में से 7Q घटाऊंगा तो क्या आएगा 18Q, बराबर 7 की 29 में गुणा, तो 29 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे प्यारे में, 203, ठीक है ना, 29 सत्ते 203, और 5 एकम 5 माइनस का 5, तो 203 माइनस 5 ऐसे ना गुणा करके ऐड ही तो करना, 203 माइनस 5 190, तो 18Q 198 आ गया। तो क्यों कितना आएगा, 18 कम 18 18 11, यानी कि क्यों की प्रेजेंट एज है। इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, लेकिन मुश्किल नहीं होता है ये, ठीक है ना, मतलब बैच में बहुत ज्यादा करवाया है ये। सवाल नंबर 12 बताइए, अगला सवाल है रेलवे सब इंस्पेक्टर का, बताओ जी। A shopkeeper sells an item for 953.7 after giving two successive discount of 49% and 75% on its marked price। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 49% और 75% की दो छूट देता है और 953.7 रुपए में बेच देता है, ठीक है। अगर दुकानदार ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, मैं कई बार बता चुका हूं, यहां इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो कितना लाभ होगा उसे, 10% का। और लाभ किस पे होता है, वस्तु के लागत मूल्य पे, लागत मूल्य ही पूछा है। देखो डिस्काउंट किस पे दिया था, एमआरपी पे, अंकित मूल्य पे। अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा, इसका मतलब उस सामान को मार्क प्राइस पर ही तो बेचेगा, यानी कि सामान को मार्क प्राइस पर बेचने से 10% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब सामान का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 10% एबव है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज है 10, है कि नहीं बच्चों। ये हिडन मीनिंग है सेकंड लाइन का। अब आ जाओ पहली लाइन पे, दुकानदार क्या कर रहा है, एमआरपी पे मार्क प्राइस पे पहले कितनी छूट देता है, 49%। 49% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है फिर उस पर और छूट देता है 75%, पागल हो गया ये, है ना। और फाइनली सामान को बेच देता है कितने में, फाइनली वस्तु को 953.7 रुपए में बेच देता है। तो पूछा वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो क्या सक्सेसिव नहीं है। पहले सीपी को 10% बढ़ाया, एमपी आ गया, मार्क प्राइस फिक्स करके, फिर 49% 75% की छूट दी और फाइनली बेच दिया, ठीक है बच्चों। तो ये सक्सेसिव है, कर लो प्यारे बच्चों। तो ये कितना डिस्काउंट दे रहा है प्यारे भाई, यहां पर सॉरी मार्कअप कितना है, 10%। 10% की फ्रैक्शन लो 1/, यानी कि 10 का सामान 11 में, फिर 49% डिस्काउंट दिया, है ना। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद 49% डिस्काउंट दिया, 49% मतलब 100 पे 49 की छूट है, 100 का सामान 51 में, फिर 75% डिस्काउंट है, 75% की फ्रैक्शन लो 3/4, 3/4 डिस्काउंट दोगे, 4 पे 3 का डिस्काउंट देगा तो 4 का सामान 1, सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, ये रेशियो आ गया प्यारे भाई। यहां पे इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस और फाइनल वैल्यू का, भाई ये नीचे क्या आ गया, नीचे तो हो गया 4000 और ऊपर क्या आ गया 11 गुणा 51, ऐसे ही रहने दो, 11 की 51 में गुणा मत करो आप, 11 गुणा 51, यानी कि अगर इनिशियल वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस है तो फाइनली बिकी कितनी में, 11 गुणा 51 में, और बिका है 953.7 में, है कि नहीं सचिन। बताओ कितने गुना है, पहले 11 से काट लेते हैं, छोटा हो जाएगा, 11 अट्ठे और 7 3, 11 छिंग 66 और 11 सत्ते 77, फिर 51 से 51 एकम 51, बचा कितना मेरे प्यारे भाई 35, 357 कितना चला जाएगा 7 बार,
7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 51 सत्ते 357 हो गया ना। तो 1.7 बार कट गया, तो 4000 की वैल्यू भी 1.7 गुना होगी। 17 चौका 68, 6800 रुपीज क्या आ गया वस्तु का, सीपी। कौन सा ऑप्शन है, कर लोगे ऐसे सवाल? आइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13, बनाओ। एक महिला व्यापारी सूची मूल्य पर, सूची मूल्य लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस, तो एक जो है लेडी शॉपकीपर है, मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देती है, जिससे उसे 15% लॉस होता है। एमआरपी पे 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना लॉस होता है, 15%। अगर वह एमआरपी पे 4% डिस्काउंट पर बेचती है तो उसे कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट की हानि होगी? बहुत वायरल सवाल है ना। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना। बहुत सारे तरीके, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर मैं चलो बताता हूं डायरेक्ट। मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद या लॉस ऐड करने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। यहां क्या करना है, सेलिंग प्राइस को इक्वल। आपसे पूछा कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। सीपी क्या होता है बच्चों, 100%। 100% लागत मूल्य से जितना कम या ज्यादा होगा वही प्रॉफिट लॉस है। भाई मैंने मान लिया, डेटा आसान है कि वस्तु का लिस्ट प्राइस है 100 रुपए, माने वस्तु का लिस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए। अगर आप 100 रुपए पे 20% डिस्काउंट दोगे, 100 रुपए में 20% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे बच्चों, 80 में। 80 रुपए में बेचने से आपको क्या होता है, 15%। 100% पे 15% लॉस हुआ, 100% के सीपी पे 15% लॉस हुआ, तो बिका कितने में, 85% में। कॉस्ट प्राइस के 85% में बिक रहा है कि नहीं, 100% सीपी पे 15% लॉस। बोले अगर 4% छूट पर बेचे तो कितना लाभ होगा, भाई कॉस्ट प्राइस है 100 है ना, अगर 100 पे 4% का छूट देगी, 100 पे 4 का डिस्काउंट देगी तो कितने में बेचेगी, 96 की वैल्यू बताओ कितना है। देखो भैया सबको साफ साफ दिख रहा है, अगर 5 से काटेंगे, 5 से 16 बार और ये 17 बार, 17/16 गुना है कि नहीं सचिन, तो ये भी तो 17/16 गुना होना चाहिए ना। तो 16 छिक्कम 96 और 17 छिक्का 102%, यानी कि 100% के लागत मूल्य का सामान 102% में बिक जाएगा। तो जो 2% एक्स्ट्रा में बिक रहा है वही क्या है, कौन सा ऑप्शन है। सवाल नंबर 14 बनाइए। A man can row at a speed of 9.5 km per hour in still water. He found that it takes him twice as much time to row up than to row down the same distance in the river. Find the speed of current. धारा की चाल बताओ। एक आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 9.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी शांत जल में 9.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलाता है, यही बोला है। ही फाइंड्स दैट, उसने ये पाया कि उसे दुगना समय लगता है रो अप। अप का मतलब है अपस्ट्रीम जाना, नाव को धारा की विपरीत दिशा में चलाने में दुगना टाइम लगता है, किससे, टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर, सेम डिस्टेंस धारा की दिशा में जाने की तुलना में। यानी कि उसने ये देखा है कि अपस्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से ट्वाइस समय लगता है, सेम डिस्टेंस है कि नहीं बच्चे। और जहां सेम डिस्टेंस आए, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा है ना बच्चों। तो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में डबल टाइम लगता है। डाउन स्ट्रीम में अगर 1 घंटे लग रहा है तो अप स्ट्रीम में 2 घंटे लग रहा है, किसका रेशियो है, टाइम का। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो है सेम डिस्टेंस जाने में। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, उल्टा। 1/2 का उल्टा क्या आएगा, 2/1, 2/1 आएगा। आपको यहां पे x की वैल्यू दी है और धारा की चाल y की वैल्यू पूछे, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, x/y का रेशियो। तो x/y क्या होता है, d + u/d - u, कॉन्सेप्ट है d + u/d - u। अगर d से u का रेशियो पता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का, तो x से y का रेशियो डायरेक्ट आ गया, ये 3/1। यहां पे स्टिल वाटर में स्पीड दी है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है सचिन, 9.5। 9.5 का मतलब है 19/2। 3 की वैल्यू 19/2, करंट की स्पीड पूछे 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 19/2 को 3 से भाग देंगे, 19/4
6 किलोमीटर पर आवर। तो यह 19/6 आ गया ना। तो 6 × 18 और 1 19, ऑप्शन नंबर। वैसे 19 की शक्ल देख के सारे ऑप्शन में यहीं पर 19 आ रहा है, 9.5 की शक्ल देख के लगा सकते थे, है ना। चलो आगे चलें। सवाल नंबर 15, 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। प्राइम नंबर समझते हैं, सड़े हुए नंबर, वो नंबर जो या तो किससे कटते हैं, एक से कटते हैं और खुद से, किसी से नहीं कटते। जैसे कि 5, 1 और 5 से कटेगा, 11, 1 और 11 से कटेगा। तो ऐसे 331 और 345 के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। कितने हैं, ठीक है बच्चों। तो प्राइम नंबर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मैनुअली चेक करने पड़ते हैं। दोनों को इंक्लूड करना है। 331 सड़ा हुआ नंबर है, प्राइम नंबर हो सकता है, कोई ज्यादा मेल जाल नहीं है ना हमारा इस नंबर से। 332 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से कट जाएगा। 333 नहीं है, 3 से कट जाएगा। 334 एंड में 4 आ रहा है, इवन नंबर नहीं है, प्राइम नंबर। 335 5 से कट जाएगा। 336 भी 336 भी कट जाएगा, 3 से इवन नंबर है, 2 से भी। 337 भी सड़ा हुआ दिख रहा है। 338 नहीं है प्राइम नंबर, 2 से कट जाएगा। 339 3 3 9 है, 3 से कट जाएगा। 340 भी कट जाएगा। 341 हो सकता है, चलिए सड़ा हुआ दिख रहा है। 342 2 से कट जाएगा। 343 7 का क्यूब है, 7 से कट जाएगा। 344 भी 4 से कट जाएगा। 345 5 से कट जाएगा। यानी कि यही 3 नंबर में प्राइम नंबर मिल सकते हैं। तो 4 और 5 तो आंसर हो ही नहीं सकता, या तो प्राइम नंबर 2 होंगे या, ठीक है। 341 प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 1 4 और 4 11 से कट रहा, 11 × 31, यानी कि ये दोनों ही प्राइम नंबर होंगे। और क्या आंसर है, ठीक है। मस्त है ना सवाल। ऐसे बहुत सारे सवाल रेलवे की परीक्षाओं में आ रखे हैं, ठीक है बच्चों, खासकर एनटीपीसी में, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, सवाल नंबर 16। बनाओ, 2 कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 80% रजिस्टर्ड वोटर ने वोट डाला, ठीक है। डाले गए वोटों में से 20% क्या हैं, इनवैलिड। विजयी उम्मीदवार को जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिला और 2144 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने वोटों से जीत गया, 2144 वोटों से जीत गया। तो पूछा है हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर, रजिस्टर वोटर की संख्या कितनी थी। यही सवाल है ना सचिन, कितने वोटर रजिस्टर थे। तो ये सीधा सीधा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही स्टेप में होता है ऐसे। मान लीजिए कि चुनाव में n वोटर्स रजिस्टर हैं, यही है ना। एक स्टेप में कैसे करेंगे, 80% लोगों ने वोट डाला, 80% का फ्रैक्शन में वैल्यू 4/5, टोटल वोटर n है, n का 80% 4/5, इतने लोगों ने वोट डाला। जितने वोट डले उसमें से 20% यानी कि 1/5 खराब है, इनवैलिड। अगर 20% वोट खराब है डाले गए वोटों में से, तो 80% वैलिड है। तो डाले गए वोटों का 80% यानी कि 4/5, ये क्या आ गया, वैलिड वोट। वैलिड वोट आ गया ना। अब विनर को क्या मिला बच्चों, विनर को वैलिड वोट का 60%, तो लूजर को मिला वैलिड वोट का। तो बताओ कितने वोटों के डिफरेंस से जीत रहा है, वैलिड वोट का 60 माने 40, वैलिड वोट का 20% के डिफरेंस से जीता ना। वैलिड वोट का 20% कितना आएगा, 1/, इतने वोटों से जीता। जबकि कितने वोटों से चुनाव जीता है, 2144 वोटों से। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए, है सचिन। तो किससे कट जाएगा, 4 चौक 16 एकम, तो 5 4, 16 एकम 16 5 4, तो 16 3 48 है ना। 16 चौका 134 आ गया। तो एन आ गया मेरे प्यारे भाई 134 गुणा 125, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 125 से गुणा करेंगे तो एंड में मेरे प्यारे भाई यहां पे एक ही जीरो आएगा, क्योंकि 134 का मतलब 67 गुणा 2 है। 2 की 125 में गुणा करेंगे, एक ही जीरो आएगा बच्चों। तो आंसर या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। बताओ कौन सा ऑप्शन है इनमें से, या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है।
134 गुणा 125 करना है ना, तो 125 की 125 में गुणा 15,625, 125 की फिर 9 में गुणा, 125 निम्मा 1125, तो ये आ जाएगा 750, 16,750 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझ में आया ना बच्चों? सिंपल मल्टीप्लाई करना है, आगे चलेंगे। ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी 19 दिन में कर सकता है। अगर 6 दिन तक साथ में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा? देखो कोई बकवास की बातें नहीं करता मैं जब टेस्ट कराता हूं, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारी ऐसी तैसी, मुझे फुल मजा आ रहा है। ठीक है ना सचिन? चलो, तो ए 11 दिन में काम करता है, बी 19 दिन में। 6 दिन तक साथ में काम करेंगे तो कितना काम बाकी रह जाएगा? एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/6 दिन में कितना काम करेगा? ऐसे ही बी किसी काम को 19 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक दिन में 1/19। बी 6 दिन में वर्क करेगा 6/19, तो ए और बी मिलकर 6 दिन में कितना काम करेंगे? जोड़ देंगे 11 और 19 का एलसीएम 209, 11 गुणा 19 209, तो 19 गुणा 6 प्लस 19 11 गुणा 6, तो 6 तो कॉमन ही आ गया ना, 11 प्लस 19 30, यानी कि 180/209 काम हो गया। टोटल वर्क का 180/209 काम हो गया। कितना काम बाकी रहेगा? टोटल काम 1 होता है, 1 में से 180/209 वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना है प्यारे बच्चों? घटा दीजिए 29/209, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलो। इन वॉट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क टू गेन 15% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस? पानी दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर को सीपी पर बेचने से 15% लाभ हो? ध्यान सुनिएगा, आप दूध खरीद के लागत मूल्य पर ही बेच रहे हो, पर फिर भी आपको बेचने से कितना लाभ हो रहा है? 15%। 15% लाभ क्यों होगा? क्योंकि आप दूध में 15% पानी मिला के बेच दे रहे हो दूध के भाव में, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। इसका मतलब 20 यूनिट मिल्क में 3 यूनिट वाटर मिला रहे हो। तो पूछा क्या है? पानी दूध का रेशियो ही तो पूछा, वाटर मिल्क का। क्या आएगा? डी ऑप्शन ही आ जाएगा, 3/20। बात खत्म, इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है। करो, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19, बनाइए। 3 पार्टनर एबीसी ने एक बिजनेस में प्रॉफिट को 11, 13, 16 के रेशियो में बांटा। ठीक है बच्चे? उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट 7 महीने, 5 महीने, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट की थी। तो पूछा उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था? कैसे करेंगे? सब बच्चों को पता है कि बिजनेस पार्टनर जो आपस में प्रॉफिट बांटते हैं तो प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चे? तो यहां पे 3 बिजनेस पार्टनर हैं ए बी सी। उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस के बाद आपस में प्रॉफिट बांटा है 11, 13, 16 के रेशियो में, है ना? किसका रेशियो? ये प्रॉफिट का। इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ए ने 7 महीने के लिए, बी ने 5 महीने के लिए और सी ने 12 महीने के लिए, ये समय का रेशियो है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा? दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे देखो ये चीज तो कट गई ना, 16 12 किससे? 4 से, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये आ गया बच्चे। अब यहां पे प्यारे दोस्तों इस रेशियो को सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है? नीचे 7 है, 5 है और हालांकि पूरा करे बिना भी ये हो जाएगा। ठीक है ना? आप अगर देखो, अगर मैं केवल पहले 2 रेशियो ये सॉल्व करूं, है कि नहीं सचिन? तो क्या 11 पंजे 55 और 13 सत्ते 55 रेशियो 91 बनना चाहिए। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां पहले 2 रेशियो की वैल्यू 55 रेशियो 91 बने। ये है क्या? ये भी नहीं है। ये 165 रेशियो 273, ये 3 गुना हो रहा है। 55 का 3 गुना 165, 91 का 3 गुना 273। ये भी 55 रेशियो 91 नहीं है। तो क्या आंसर है? ठीक है ना? तो पूरा रेशियो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल करते हैं प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। ठीक है, बनाइए। बढ़िया सवाल है जो लगातार पेपर में आ रहा है। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 12 मिनट के गैप पर
57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं। टैक्सी स्टैंड है, हर 12 मिनट में एक टैक्सी निकलती है उससे 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और सेम ही सड़क पे जाती, सेम दिशा में। ठीक है बच्चे। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 10 मिनट के अंतराल पर दोनों टैक्सियों से मिलता है। एक आदमी है जो टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। मैन कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टैक्सी स्टैंड मीट्स द कैब्स एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। वो दोनों दो टैक्सी से 10 मिनट के गैप पर मिलता है। उस आदमी की स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में क्या है। आई बात समझ में? तो जैसे ये समझो, पहले माहौल समझो कि ये टैक्सी स्टैंड है। ठीक है भाई, ये टैक्सी स्टैंड है, यहां से टैक्सी निकलती है प्यारे बच्चों हर 12 मिनट पे। तो क्लियर है? अब मान लीजिए एक आदमी है, ये एक आदमी है, यहां से एक टैक्सी निकली, ये खटैक आदमी को मिली। दूसरी टैक्सी 12 मिनट के बाद निकली है, तो दूसरी टैक्सी आदमी को कितने मिनट बाद मिलनी चाहिए थी? 12 मिनट बाद मिलनी चाहिए थी दूसरी टैक्सी आदमी से। लेकिन हुआ क्या कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है चल के, ये आदमी टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है चल के। आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आदमी चलता रहा 10 मिनट तक। आदमी 10 मिनट तक चलता रहा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छा लॉजिक बताऊंगा। ये जो आदमी है, आदमी 10 मिनट तक चलता रहा। 10 मिनट तक चलते रहने के बाद, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, 10 मिनट तक चलता रहा। 10 मिनट तक चलते रहने के बाद वो दूसरी टैक्सी से मिल गया, दूसरी टैक्सी से मिल गया। तो आदमी चलता रहा मेरे प्यारे भाई। अगर रुका रहता दूसरी टैक्सी से मिलता 12 मिनट बाद, क्योंकि हर टैक्सी 12 मिनट में निकल रही। लेकिन आदमी जो है टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है, 10 मिनट बाद ही दूसरी टैक्सी से मिल गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई टैक्सी को ये वाली डिस्टेंस कम चलनी पड़ी है। एक्चुअली टैक्सी अगर यहां से यहां तक जाती तो 12 मिनट लगता, लेकिन टैक्सी ने केवल यहां से यहां तक ही चला है 10 मिनट में। यानी कि अगर ये टैक्सी आगे जाती तो इसी दूरी को जाने में टैक्सी को 2 मिनट और लगता कि नहीं लगता? यानी कि टैक्सी को इसी डिस्टेंस को जाने में 2 मिनट और लगता कि नहीं? बहुत गजब सवाल है भाई। अगर आदमी खड़ा रहता तो पहली टैक्सी मिली आदमी को, दूसरी टैक्सी मिलती 12 मिनट के बाद, लेकिन दूसरी टैक्सी आदमी से 10 मिनट के बाद ही मिली। ये यहां 10 मिनट हुए, टैक्सी मिल गई, आदमी 10 मिनट में यहां से यहां आ गया। यानी कि 2 मिनट की दूरी टैक्सी को बच गई। तो इसी अगर हम इस सेम डिस्टेंस की बात करें तो इस सेम डिस्टेंस को जाने में आदमी 10 मिनट लेता है और इसी सेम डिस्टेंस को जाने में टैक्सी 2 मिनट लेती है। तो सेम डिस्टेंस जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो है 5:1। 2 पंजे 10, 5:1। तो स्पीड का रेशियो 1:5 होगा। आदमी और टैक्सी की स्पीड का रेशियो 1:5 होगा। टैक्सी की स्पीड सवाल में दी है 57 किलोमीटर पर आवर, 5 की वैल्यू 57 दी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 57/5 किलोमीटर पर आवर, जो किससे बेटा 5 से काटोगे 11 बार चला जाएगा, 11 पंजे 55, 11.4 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन। ठीक है ना। इसी के साथ आज का ये प्यारा मॉक टेस्ट समाप्त होता है। बहुत मजा आया मुझे कराने में, है ना। एक और सवाल है आपके लिए, सवाल नंबर 21, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करके बताइए। ऐसे सवाल भी बहुत आ रहे हैं पेपर में इस टाइम, जरूर करके बताइएगा। ठीक है जी। कैसा लगा आपको आज का टेस्ट पेपर? आपने कितने सवाल ठीक कर लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरे भाई। हमने अपना वादा जो है पूरा किया, क्वालिटी लेवल के आपको मॉक टेस्ट कराए। मैं रुकूंगा नहीं, अभी जेई का पेपर भी होने वाला 19 तारीख से, उसके भी कराता हूं अब। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।